नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई और रोमांटिक कहानी अनचाही शादी के पार्ट 2 में। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने देखा कि कैसे आयुष और काव्या दोनों ने अपने अपने परिवार के दबाव में शादी की, जबकि दोनों इस शादी को मानने को तैयार ही नहीं थे। शादी के बाद आयुष ने साफ कह दिया कि यह सिर्फ नाम की शादी है। वहीं काव्या ने भी उससे करारा जवाब दिया और आखिरकार उनके बीच इतना झगड़ा बढ़ गया कि आयुष और काव्या आमने सामने टकरा गए। आयुष ने गुस्से में काव्या के हाथ पकड़ लिए और कहानी यहीं अधूरी रह गई थी। अब आगे। कमरे में माहौल तनाव से भरा हुआ था। काव्या ने पूरी ताकत से आयुष को पीछे धकेल दिया। काव्या गुस्से से बोली, अगर आप मुझे छूने की कोशिश भी करेंगे तो याद रखिएगा मिस्टर आयुष सिंघानिया, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरा भी घर है और मैं किसी से डरने वाली नहीं। आयुष पलटकर मुस्कुराता है, वाह, तेवर तो बड़े गर्म हैं तुम्हारे। खैर, मुझे भी तुमसे कुछ लेना देना नहीं, बस ध्यान रहे मेरी जिंदगी में दखल मत देना। काव्या तंज कसते हुए, अरे वाह, मुझे तो लगा था आप बहुत समझदार होंगे, लेकिन आप तो बच्चे निकले जो शादी जैसे रिश्ते को खिलौना समझते हैं। बच्चा किसको कहा तुमने? मैं तुम्हें बच्चा दिखाई देता हूँ? 7 फीट के नौजवान को बच्चा कहने में शर्म नहीं आती? तुम्हें बच्चा दिखाई देता हूँ? काव्या, और नहीं तो क्या, तुम अपने आप को मर्द समझते हो। अगर मर्द होते तो पूरे अधिकार से इस अनचाही शादी करने से इनकार कर देते। कम से कम मुझ बेचारी की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाती। आयुष, वाह वाह, ये देखिए मिस बेचारी को जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। अरे मैं तो ये शादी वादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों को तो बहू चाहिए थी, वो भी सिर्फ तुम। आयुष काव्या को उंगली दिखाते हुए बोला। काव्या, देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मुझे नींद आ रही है, इसलिए मुझे सोने दो। इतना कहकर वो बेड की तरफ जाने लगी। तभी आयुष अपने दोनों हाथ फैलाकर उसके सामने उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और मुंह बनाते हुए बोला, आयुष, ओ मिस बेचारी, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? यह कमरा मेरा है और यह बेड भी, तो इस पर सोने की कोशिश भी मत करना। काव्या आयुष की हरकत से कुछ देर पहले ही रूबरू हुई थी, इसलिए उसने बेड से तकिया उठाया और वहीं पड़े सोफे पर लेट गई। यह देखकर आयुष बड़ा खुश हुआ और धड़ाम से अपने बेड पर पसर कर लेट गया, मानो उसे सारा जहान मिल गया हो। लेकिन काव्या को रात भर नींद नहीं आई। एक तो नई जगह और अनजान अजनबी इंसान के साथ अकेले कमरे में सोना पड़ रहा था। सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे हैं, काव्या जानबूझकर आयुष के सामने बैठ जाती है। सास, आयुष की माँ, काव्या को बहुत प्यार से खाना परोसती हैं। काव्या बेटा, ये आलू के पराठे खाओ, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। आयुष गुस्से से सोचता है, मुझे तो कभी किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी, और ये कल की आई लड़की, ये सब इस पर बड़ा लाड़ लड़ा रहे हैं। आयुष का चेहरा देखकर उसे हंसी आ रही थी। काव्या मुस्कुराकर आयुष को देखते हुए बोली, सुनिए जी, आप भी खाइए ना, वरना कहीं गुस्से में भूखे ना रह जाइएगा। सारे घर वाले काव्या की बात सुनकर हंस पड़ते हैं, जो आयुष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो तमतमाकर उठ जाता है। आयुष की माँ, काव्या बेटी, कोई बात नहीं, तुम अपना नाश्ता खत्म करो। आयुष की चिंता मत करो, उसकी नाराज़गी बस थोड़ी देर की ही है। आयुष नाराज होकर बगीचे में बैठा था। उसे लगा कि माँ उसे नाश्ते के लिए मनाने आएगी। उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा,
माँ होगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या थी। आयुष के पास आकर बोली, आपको इतना भी पता नहीं कि खाना छोड़कर नहीं उठते, इससे अन्न देवता का अपमान होता है। आयुष को भी अपनी गलती का एहसास था, मगर वो अपनी शान दिखाते हुए बोला, मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी पापा की बहू बनकर रहना है तो रहो, लेकिन मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वह उठकर चला जाता है। काव्या को आज आयुष का बर्ताव, इस तरह से बोलने का तरीका बहुत बुरा लगा। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आयुष ने बिना बात के उसे इतनी बातें क्यों सुना दी। उसने तो थोड़ा मजाक ही तो किया था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली आई। आयुष शाम को ऑफिस से घर आया। जब उसने काव्या को गुमसुम बैठा देखा तो वो समझ गया कि वो सुबह की बात से नाराज है। हमेशा लड़ने झगड़ने वाली लड़की आज इतनी शांत क्यों है। वो अपनी टाई खोलते हुए बोला, आयुष, आज मैं इस बेचारी को क्या सांप सूंघ गया है जो मुंह बनाकर बैठी हुई है। लेकिन काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़े होकर किचन में खाना गर्म करने लगी। काव्या का यूं गुमसुम चेहरा देखकर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मुझे तो वो पसंद नहीं थी, फिर क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है। इसे देखते ही ऐसा क्यों लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई नाता है। काव्या टेबल पर खाना रखती है। आयुष हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, तुमने खाना खा लिया? काव्या, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी सुबह इतना ज़्यादा खा लिया था कि और खाने का मन नहीं हो रहा है। आयुष काव्या का इशारा अच्छे से समझ रहा था कि वो किस खाने की बात कर रही है, लेकिन कुछ बोला नहीं। अपना खाना खत्म करके अपने बेड पर पहुंचा। काव्या भी अपनी तकिया लेकर सोफे पर लेट गई, लेकिन आयुष को पता था काव्या को सोफे पर नींद नहीं आती है, क्योंकि उसने रात भर उसे करवटें बदलते देखा था। इसलिए वो काव्या से बोला, काव्या, तुम भी इसी बेड पर सो सकती हो। मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें सोफे पर सोने की आदत नहीं है। कल सारी रात तुम करवटें बदलती रही क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आई, इसलिए बेड पर ही आकर सो जाओ। काव्या, जी नहीं, मुझ पर यह एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोफे पर ही ठीक हूँ। आप अच्छे से सो जाइए। नींद नहीं आती तो क्या हुआ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आयुष बैठते हुए बोला, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तुम इस बेड पर सो सकती हो। जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तुम्हें अपने बेड पर सुलाने से, तो तुम क्यों आनाकानी कर रही हो। काव्या, देखिए मिस्टर आयुष सिंघानिया, मैंने आपसे एक बार मना कर दिया है, फिर बार बार एक ही बात क्यों दोहराए जा रहे हो। तुम्हारे साथ उस बेड पर सोने से अच्छा है कि मैं ज़मीन पर सो जाऊं। आयुष खड़ा हुआ और काव्या के पास जाकर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, देखो काव्या, मुझे ज़बरदस्ती करने में मजबूर मत करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होगा। अगर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। काव्या, ये क्या बदतमीजी है आयुष। आखिर मेरी भी कोई मर्जी है। मुझे जहाँ सोना है वहाँ सोने दो। प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। जाओ और जाकर अपने बेड पर सो जाओ। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके बेड पर सोने का। उस दिन तो बड़ा रौब दिखा रहे थे अपने बेड का, अब क्या हुआ। जाओ और अपने बेड पर आराम से पसर कर लेट जाओ। मुझे यहीं रहने दो। आयुष गुस्से से आंखें निकालते हुए काव्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है। आयुष की ऐसी हरकत देखकर काव्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है आयुष। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी गोद में उठाने की। आयुष, चुपचाप यहाँ लेट जाओ
और मुझसे बहस मत करो, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी लड़ाई करने का मूड नहीं है। अब शादी हुई है तो हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा और थोड़ा बहुत तो एडजस्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही बेड को दोनों यूज कर सकते हैं, तुम अपनी साइड, मैं अपनी साइड, और बीच में हम एक पार्टीशन लगा देंगे, जिससे कि ना मैं तुम्हारे तरफ आ सकूं और ना तुम मेरी तरफ आ सको। बेड से तकिया उठाते हुए आयुष बीच में रखते हुए बोला, मुझे पता है तुम लड़ने में काफ़ी माहिर हो, लेकिन मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माना कि हमारी शादी बिना मर्जी से ज़बरदस्ती करवाई गई है, लेकिन अब शादी हुई है तो थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। भले ही हम पति पत्नी ना सही, लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। काव्या भी आयुष की बात सुनकर चुप हो गई। वह भी अपने मन में सोचने लगी, आयुष की बात एक तरह से ठीक भी है कि अगर शादी हो ही गई है तो फिर लड़ने झगड़ने से क्या मतलब। पति पत्नी तो हम कभी बन नहीं सकते, लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। अब मुझे इस घर में अगर रहना है तो आयुष से दोस्ती तो करनी ही होगी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम इस कमरे में और आयुष के साथ ही निकलता है। यह सोचते हुए काव्या धीरे से बोली, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। मुस्कुराते हुए कहता है आयुष, अब रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोता हूँ और तुम भी सो जाओ। वह अपना कंबल ओढ़कर लेट गया। काव्या उस डायरी को अपने साथ ही रखती थी। उसने डायरी खोली और उस डायरी पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाते हुए कहा, क्या मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? पता नहीं क्यों और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरा दिल कहता है तुम मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलोगे। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी। काव्या की आवाज़ आयुष के कानों में गई तो वो कम्बल में घुसे घुसे ही बोला, काव्या, क्या तुम्हें रात में दौरे पड़ते हैं जो अकेले अकेले ही बातें करने में लगी हो? रात काफ़ी हो चुकी है, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज़। लाइट ऑफ कर दो, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना होता है। आयुष की आवाज़ सुनकर काव्या को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो चुपचाप अपनी डायरी तकिए के नीचे रखकर अपना मुंह कंबल से ढककर लेट जाती है। सुबह काव्या की आंख खुली तो आयुष उठ चुका था। उसे लगा आज उसे उठने में देर हो गई, इसलिए वो हड़बड़ाकर उठी। उसकी हड़बड़ाहट में तकिया नीचे गिर गया और डायरी भी। आयुष ने जब यह देखा तो वह तकिया उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन वह तकिया उठाता उससे पहले ही काव्या ने वह डायरी उठाकर छुपा ली। आयुष उससे पूछने लगा, काव्या, यह किस चीज़ की डायरी है? मगर काव्या कुछ नहीं बोली। उसने अपना हाथ पीछे छुपा लिया। आयुष दोबारा पूछने लगा, काव्या, क्या है जो तुम इस तरह से मुझसे छुपा रही हो? दिखाओ, दिखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा क्या है इस डायरी में। ये कहते हुए आयुष काव्या के करीब जाने लगा और काव्या अपने कदम पीछे लेने लगी। तो दोस्तों, देखना यह है, क्या आयुष उस डायरी को देख लेगा? क्या वह पहचान जाएगा कि जिस लड़की को वह दिल में बसाए हुए है और जगह जगह तलाश कर रहा है वो कोई और नहीं, काव्या ही है? क्या उन दोनों का सच एक दूसरे के सामने आ जाएगा? जानने के बाद कैसा होगा दोनों का रिएक्शन, जानने के लिए सुनिए अनचाही शादी का तीसरा एपिसोड। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखा कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।